क्वेश्चन नंबर 18 देखिए डियर स्टूडेंट। 3 सदिश ए बी और सी प्रतिबंध a प्लस बी प्लस सी ये वेक्टर हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर को संतुष्ट करते हैं। 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, उनका सम क्या है 0 वेक्टर है, उनको प्लस करेंगे तो 0 वेक्टर आएगा। यदि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 4 और मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 3, या आप ये कह सकते हैं सी का परिमाण 3 है, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी सेटिस्फाई द कंडीशन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर if magnitude of A is equal to 1, magnitude of B is equal to 4 and magnitude of C is equal to 3, then evaluate A dot B plus B dot C plus C dot A। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसका मान कितना होगा A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ कंडीशन दे रखे हैं। एक कंडीशन तो यह है दी हुई, क्या दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। एक कंडीशन ये है। दूसरी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 4, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 3। एक कंडीशन ये दे रखी है। इसके हिसाब से तो जब ये दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, मेरे पास 0 वेक्टर दिया हुआ है। जब मेरे पास ये दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर दे रखा है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, या a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस सी वहाँ जाएगा तो हो जाएगा माइनस सी। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब जो इक्वेशन मेरे पास आई, मैं पहले इसमें ए डॉट से मल्टीप्लाई करूँगा, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अदिश गुणन करूँगा ए वेक्टर से, फिर बी वेक्टर से, फिर सी वेक्टर से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण एक के दोनों पक्षों में वेक्टर ए, वेक्टर बी व वेक्टर सी से अदिश गुणन करने पर मैं डॉट प्रोडक्ट बनाऊंगा इक्वेशन 1 के दोनों साइड में, पहले ए के साथ, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ। तो पहले ए के साथ बना लेता हूं, तो ए प्लस वी डॉट ए। अब लेफ्ट हैंड साइड में ए के साथ स्केलर प्रोडक्ट कर रहा हूँ, अदिश गुणन कर रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड में भी मुझे वही करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। सी डॉट ए, अभी कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट ए का ए के साथ डॉट, ए डॉट ए प्लस बी का ए के साथ डॉट, बी डॉट ए इज इक्वल टू माइनस सी डॉट ए। ठीक हो गया। अब दिस इंप्लाइज दैट, देखो ए डॉट ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ए डॉट ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, प्लस बी डॉट ए को मैं ए डॉट भी लिख रहा हूँ। आप जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव। सदिशों का अदिश गुणन
क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। बी डॉट ए बोलो चाहे ए डॉट बी बोलो, और ये माइनस है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो ये -1 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, ये आ गया ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू +1 आ जाएगा तो -1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। अब मैं फिर क्या करूँगा, इस इक्वेशन में बी डॉट से डॉट प्रोडक्ट करूँगा, स्केलर प्रोडक्ट करूँगा, अदिश गुणन करूँगा, किससे, बी वेक्टर से। तो ये मेरे पास हो जाएगा ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू माइनस सी डॉट बी। ठीक है, बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, बी वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट कर रहा हूँ, बी वेक्टर के साथ क्या कर रहा हूँ, अदिश गुणन कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू माइनस सी डॉट बी, और बी डॉट बी कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डॉट बी बोलो चाहे बी डॉट सी बोलो, एक ही बात है। ठीक है, सी डॉट बी बोलेंगे चाहे बी डॉट सी बोलेंगे, एक ही बात है। अब ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखिए ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 4, तो हो जाएगा 4 स्क्वायर। ठीक है, और ये जो माइनस है ना बी डॉट से, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0, ए प्लस 4 स्क्वायर राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा तो -4 स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू -16। ठीक हो गया, इसको लिख लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है डियर स्टूडेंट, और ऐसे ही मैं क्या कर लेता हूं, अब मेरे को आवश्यकता पड़ेगी इक्वेशन नंबर 2 की पड़ेगी, 3 की पड़ेगी, तो यहाँ मैं जगह बना लेता हूँ। आप देखो अब मैं क्या करूँगा, आप देखिए किससे बनाऊँगा डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन। अब किससे बनाऊँगा, अदिश गुणन बनाऊँगा अब सी के साथ, यहाँ ही बनाऊँगा, यहाँ ही बनाऊँगा। ठीक है, तो ए प्लस बी डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी डॉट सी। तो ये कितना हो जाएगा, ए डॉट सी प्लस ये हो जाएगा बी डॉट सी, ये हो जाएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। अब ए डॉट सी बोलो चाहे सी डॉट ए बोलो, दिस इंप्लाइज दैट सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना है 3 है, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू -9। ये है इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर। तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ देख लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर। अब देखो डियर स्टूडेंट, समीकरण
1, 2 व 3 को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, जब इनको इक्वेशंस को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा और राइट हैंड साइड से जुड़ जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास कितना, सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी प्लस दूसरी इक्वेशन ये है ए डॉट ठीक है डियर स्टूडेंट, ऐसी है ना, ठीक है, प्लस दूसरी इक्वेशन ये ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस ये थर्ड इक्वेशन है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड तो जुड़ गए, ये और ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने एक साथ ले लिए प्लस में, तो राइट हैंड साइड भी एक साथ प्लस में हो जाएंगे, -9 प्लस -1 तो -1 ही हो जाएगा, ये -16 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, इसके बाद कैलकुलेशन देखते हैं, अब कितना आएगा, कैसे करेंगे आगे देखते हैं। ध्यान से देखें आप, देखो ए डॉट बी और ए डॉट बी दो बार है, ए डॉट बी, बी डॉट सी ए भी दो बार है, सी डॉट ए ये भी दो बार है, तो क्या हो जाएगा 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए, तो 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू, इसको देखो -9 -1 -10 और -16 -26 और 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -13 आ गया। डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -13। तो आपसे पूछा गया था इवेल्युएट, इसका मान निकालिए, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये आ गया -13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 18 अथवा और में क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने अभी किया, तो इंटरनल चॉइस है, या तो वो करना था या ये करना था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में दोनों नहीं करने चाहिए क्योंकि मार्क्स तो एक ही में मिलने हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 2i - 4j + 5k और i - 2j - 3k हैं, इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है और इसकी दो संलग्न भुजाएं, संलग्न मतलब जैसे ये और ये, तो दो वेक्टर हैं 2i - 4j + 5k इस भुजा की तरफ और इसके अलोंग ये वेक्टर है। ठीक है, मतलब वेक्टर के रूप में ही है ये। अब वेक्टर आप जानते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो यहाँ से यहाँ तक इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक हो गया, इसके विकर्ण के समांतर, अब एक विकर्ण है, इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, इस दिशा में एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। फिर आपने उसका इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। द टू adjacent sides of a parallelogram are 2i - 4j + 5k and i - 2j - 3k। टू एडजेसेंट साइड है, ए के और ए के, इसके अलोंग ये वेक्टर है, इस साइड के अलोंग ये वाला वेक्टर है। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल,
इस डायगोनल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालिए। आल्सो फाइंड इट्स एरिया, उसके बाद इस पैरेललोग्राम का एरिया भी निकालना है। अब आप जानते हैं कि जो पैरेलल साइड्स होती हैं, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड सेम होती हैं। तो यदि ए बी ये साइड है और इस वेक्टर से दिखा रखे तो डी सी भी इसी वेक्टर से दिखाई जाएगी, और ए डी इस वेक्टर से दिखा रखी है तो बी सी भी इसी वेक्टर से दिखाई जाएगी। इसका मतलब मेरे पास जो है ए बी साइड है मेरे पास 2i माइनस 4j प्लस 5k, एंड दूसरी साइड एट योर स्टैंड देखो ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, एडजेसेंट है ना, संलग्न, इनको संलग्न कहते हैं। एक जगह पे मिली हुई ना दो साइड, या यहाँ से निकली हुई हैं, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। तो बी सी की वैल्यू भी ये वाला वेक्टर होगा, एंड बी सी इज इक्वल टू आई माइनस 2j माइनस 3k। ठीक हो गया। अब ये इस वाले त्रिभुज में आप देखेंगे ये वेक्टर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट ए सी वेक्टर। आप देखो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर मेरे पास हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, दोनों का प्लस हो जाएगा। तो ए सी वेक्टर हो जाएगा, ए बी वेक्टर कितना है 2i माइनस 4j प्लस 5k प्लस बी सी वेक्टर हो जाएगा i माइनस 2j माइनस 3k। ए सी वेक्टर कैसे निकलेगी? ये रिजल्टेंट है, परिणामी है इसका और इसका। रिजल्टेंट ऑफ ए बी प्लस बी सी इज ए सी। तो ए सी वैक्टर इज इक्वल टू दिस वैक्टर प्लस दिस वैक्टर। तो ये मैंने निकाल दिया है, ए सी वैक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस आई कितना हो गया 3i माइनस 4j माइनस 2j माइनस 6j प्लस 5k माइनस 3k हो गया 2k। तो यहाँ पर मेरे पास जो वेक्टर ए सी एट योर स्टैंड वो कितना आ गया, ए सी वैक्टर 3i माइनस 6j प्लस 2k। तो मैं ए सी वैक्टर की वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ, ए सी वैक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 6j प्लस 2k। ठीक हो गया। अब बाकी जो है इसको मैं हटा लेता हूँ। आप देखिए, अब देखिए डियर स्टूडेंट, मेरे पास जो डायगोनल के एलोंग वेक्टर है, ठीक है, डायगोनल के एलोंग जो वेक्टर है, विकर्ण के दिशा में जो वेक्टर है, विकर्ण की दिशा में जो वेक्टर है वो निकला हुआ है, ए सी निकल गया है देखो। ठीक है, अब मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। पहले इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ए सी का परिमाण आई का कोफिशिएंट है 3 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट है माइनस 6 स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट है 2 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, आप देखो, स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा डियर स्टूडेंट 36 प्लस 4 40 और प्लस 9 49 और स्क्वायर रूट ऑफ 49 हुआ 7। तो ए सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 7। ठीक है, तो ए सी के दिशा में इकाई सदिश, ठीक है, ए सी की दिशा में, ए सी की दिशा में इकाई सदिश, unit vector along the direction of AC will be equal to vector AC divided by its magnitude.
वेक्टर ए सी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये कितना हो गया, ए सी वैक्टर ये है 3i माइनस 6j प्लस 2k डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी हो गया 7, ये हो गया 7। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k। तो ए सी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k। पर क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहे हैं, इस विकर्ण के समांतर, इस विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। अभी तक जो मात्रक सदिश आया वो ए सी की दिशा में आया, तो यहाँ आपको जानना है कि ए सी की दिशा में जो मात्रक सदिश होगा वही मात्रक सदिश ए सी के समांतर दिशा में मात्रक सदिश होगा। ठीक है, ए सी की दिशा में जो मात्रक सदिश होगा वही मात्रक सदिश ए सी के समांतर दिशा में होगा। ठीक है, इसके समांतर दिशा में मात्रक सदिश क्या होगा, इतना ही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलोंग ए सी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वही यूनिट वेक्टर ए सी के पैरेलल होगा। तो ए सी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वही यूनिट वेक्टर ए सी के पैरेलल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल इस डायगोनल। तो इस डायगोनल के पैरेलल यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। तो अब मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। क्या होगा आपने एग्ज़ाम में, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने एग्ज़ाम में क्या होगा, विकर्ण के समांतर, विकर्ण के समांतर इकाई सदिश, विकर्ण के समांतर इकाई सदिश यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल इज इक्वल टू ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k। ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो डियर स्टूडेंट निकल गया। ठीक है, एक पार्ट तो निकल गया है। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, एक तो ये निकालना है और दूसरा इसका एरिया भी निकालना है। तो 4 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स का काम तो हो गया। अब 2 मार्क्स का काम इसका एरिया निकालने के लिए होगा। तो अब मैं इसका एरिया निकालता हूँ डियर स्टूडेंट। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा डियर स्टूडेंट इसकी जो एडजेसेंट साइड है ना ए बी और ए सी, ए बी क्रॉस ए डी, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ए बी और ए डी इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ए बी क्रॉस ए डी, और उसका क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे, ए बी क्रॉस ए डी, उसका मैग्नीट्यूड। तो मैं निकाल लेता हूँ ए बी क्रॉस ए डी इज इक्वल टू आई जे के। ठीक है, आई का कोएफिशिएंट 2, जे का कोएफिशिएंट -4, के का कोएफिशिएंट 5, और आगे देखिए आई का कोएफिशिएंट 1, जे का कोएफिशिएंट -2, के का कोएफिशिएंट -3। तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई
देखो अब ये तो क्या है, डिटर्मिनेंट है, सारणिक है ना। कैसे खोलेंगे, आई के लॉन्ग, इसके लॉन्ग खोल रहा हूँ, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, 4 3 12, तो 12, ठीक है, और माइनस प्लस 10 हो जाएगा, प्लस जे माइनस जे, दूसरे माइनस आएगा ना, माइनस जे, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, -6 और -5 तो -11, और के अलोंग क्या होगा, ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, -4 + 4 0 हो जाएगा, और लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया 22i + 11j। ठीक है, क्या ए बी क्रॉस ए डी जो वेक्टर है ये आया। अब आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड करना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए बी क्रॉस ए डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, परिमाण कैसे निकालते हैं, आई का गुणांक का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब जितना इसकी वैल्यू आएगी वो इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, बस हो गया, कैलकुलेशन हो गई। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ। आप देखो ये मेरे पास ये आया, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 22 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि 22 इंटू 22 प्लस 11 इंटू 11, तो कॉमन क्या हो जाएगा, देखो इसको लिख दूंगा 11 इंटू 2, इसको लिख दूंगा 11 इंटू 2, तो 11 इंटू 11 कॉमन आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू 11, यहाँ पर बच जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 ये, और 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 11 इंटू 11 स्क्वायर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 जा 4 प्लस 1 इतना 5। इस जो हमारे पास ये आया है डियर स्टूडेंट, ये जो पैरेललोग्राम है, ये जो समांतर चतुर्भुज है, इसका एरिया हो गया 11 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। ठीक है, स्क्वायर यूनिट लिख देते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन अब शुरू हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको सीधे पेपर में भी दिखाता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में लिखूँगा तो ज़्यादा स्पेस ख़त्म होगा और मैं फिर क्वेश्चन के लिए मेरे लिए जगह नहीं बचेगी। ये है क्वेश्चन नंबर 19, इसको आप देखिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो मैंने लिखा ही हुआ है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके, ये एडिशन क्वेश्चन, आप जब इस क्वेश्चन को देखेंगे करेंगे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, तो पहले आप वो कर लेना एडिशन, इसको नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो पहले मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ। मेरे पास क्या दिया हुआ आप देखो कि आयताकार आधार व आयताकार दीवारों की आयताकार आधार व आयताकार दीवारों की 2 मीटर गहरी और 8 मीटर क्यूब आयतन की एक बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण करना है। आयताकार आधार है उसका, इन जनरल टंकी जैसे होती हैं वैसे तो सर्कुलर भी होती है ना, ऐसी बेलनाकार सिलिंड्रिकल फॉर्म में, वैसी नहीं है, ये आयताकार है। ठीक है, नीचे आयत, फिर दीवार हैं, 4 दीवार यहाँ से, ऊपर से खाली है, ढक्कन नहीं है इसमें। ऐसे टंकी बनानी बिना ढक्कन की, एक बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण करना है। यदि टंकी के निर्माण में आधार के लिए ₹70 पर मीटर स्क्वायर, इसका जब आधार तैयार होगा, आधार जब इसका तैयार होगा तो कैसे खर्चा होगा, 1 मीटर स्क्वायर पर ₹70 का खर्चा आएगा।
ठीक है। और दीवारों पर, और जो इसकी दीवार हैं 4 दीवारें इसमें होंगी, ठीक है। दीवारों पर किस रूप में खर्चा होगा, 50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पर 50 रुपीज़ का खर्चा आएगा, व्यय आता है। तो न्यूनतम व्यय खर्च से बनी टंकी की लागत क्या है। तो आपको निकालना है कि न्यूनतम इस टंकी को बनाने में न्यूनतम कितना खर्चा आएगा, न्यूनतम कम से कम कितना खर्चा आएगा। तो जब आपने पेपर में क्वेश्चन देखा होगा और आपने दिमाग घुमाया होगा कि प्रश्न कहाँ से आ रखा है, ये प्रश्न एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम और निम्नतम, वहाँ आपने क्वेश्चन किए उसी रूप में क्वेश्चन है, वैसे हमने करना है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए पढ़ भी लेता हूँ। ए टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, ओपन एट द टॉप, ओपन एट द टॉप, टॉप पे ओपन है, उसमें ढक्कन नहीं है, ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर and volume is 8 meter cube. If building of the tank cost rupees 70 per meter square for the base and rupees 50 per meter square for sides, what is the cost of least expensive tank? टैंक का लीस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट क्या होगा। टंकी बनी हुई है, ये टंकी है, देखो ये टंकी का बेस है, यहाँ देखिए ये टंकी का बेस है डियर स्टूडेंट। तो इसके आधार को बनाने में, इसके आधार को बनाने में, इसके आधार को बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो क्या आ रहा है, 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर बनाने में 70 रुपीज़ का खर्चा है। अब ढक्कन इसमें है नहीं, ऊपर नहीं है इसका, इसका टॉप वाला हिस्सा नहीं है, तो और इसमें क्या होगा, वो हिसाब से जब वो रेक्टेंगुलर शेप की है तो बेस और 4 उसके साइड होंगे। जैसे कोई कमरा है, माना उसमें छत नहीं पड़ी है, बस ऐसा आप समझ लीजिए, कोई रूम है अभी उसमें छत नहीं पड़ी हुई है, तो बेस, आधार और 4 उसकी वाल हो गई, 4 दीवार, एक दीवार ये होगी, ये के हो गई, ये के हो गई, ये के हो गई। तो ऐसे इसकी भी 4 दीवारें हो गई, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है डियर स्टूडेंट, इसके अपोजिट दीवार ए है, ठीक है, और एक दीवार ये है, कौन सी वाली, ये, और एक दीवार इसके पीछे वाली है ये, 4 दीवार हो गई, ठीक है ना। इस दीवार के अपोजिट में ये वाली दीवार है, तो 4 तो दीवारें होंगी। कमरा सिंपल सा आप रूम समझ लीजिए, कमरा, आधार जिसपे छत नहीं है, ऐसे टंकी बनानी है, ठीक है। तो आधार आप समझ गए, बेस, और 4 उसकी वाल हो गई, 4 साइड्स, 4 उसकी क्या हो गई, दीवारें हो गई, ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो 4 दीवार बनानी है और आधार बनाना है और बताना है कि टंकी को बनाने में कितना खर्चा लगेगा। 4 वाल्स को बनाने में पर मीटर स्क्वायर कितना खर्चा आ रहा है, 50 रुपीज़ का आ रहा है। ये 2 बातें दे रखी हैं, और एक चीज़ और दी हुई है कि बिना ढक्कन के, इसके ऊपर ढक्कन नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं मालूम उस हिसाब से देखा जाए तो मैं मान लेता हूँ कि x इसकी लंबाई है और y इसकी चौड़ाई है, x इज़ द लेंथ एंड y इज़ द विड्थ ऑफ दिस टैंक, ठीक है। और 2 मीटर इसकी गहराई है, हाइट समझ लीजिए या गहराई। अब टैंक है या आप कमरे की ऊंचाई बोलो या कमरे की गहराई बोलो, ऊपर से छत से देखेंगे तो कितना गहरा है, नीचे से बोलेंगे तो ऊंचाई, एक ही बात है। टंकी की गहराई ऊपर से देखेंगे तो गहराई कहेंगे सॉरी, नीचे से देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ऊंचाई। तो ये हाइट हो गई, ये लेंथ हो गई, ये क्या हो गई, विड्थ। तो सब मीटर में है, x मीटर y मीटर, ये मैंने माना है। तो माना, इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ दिस टैंक इज x मीटर एंड y मीटर। माना टंकी की लंबाई,
x मीटर व चौड़ाई y मीटर है तथा गहराई कितना है, 2 मीटर है। ठीक है, तो टंकी का आयतन वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, V इज इक्वल टू, अब ये किस फॉर्म के, क्यूबॉइड शेप के, घनाभ के आकार की है, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई, तो x इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो x इंटू वाई इंटू 2, तो जो वॉल्यूम आया डियर स्टूडेंट वो आ जाएगा 2xy। आपको वॉल्यूम यहाँ पर टंकी का दिया हुआ है, देखो 8 मीटर क्यूब, 2 मीटर गहरी है, मतलब ऊंचाई उसकी 2 मीटर है टंकी की, या 2 मीटर गहरी कहेंगे, और उसका वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब है, तो V की वैल्यू कितनी है, 8। ठीक है, वॉल्यूम कितना है, 8 है, तो 2 से डिवाइड करूंगा, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट कितना हो गया, 4। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब आप देखो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस ऑफ दिस टैंक। ठीक है, इस टंकी के आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, तो लंबाई गुणा गया चौड़ाई हो जाएगा xy। ठीक हो गया, तो आधार बनाने का खर्च, आधार बनाने पर व्यय, एक्सपेंडिचर इन कंस्ट्रक्टिंग बेस, बेस आप बना रहे हैं, इस पर कितना खर्चा होगा, देखो ये मीटर स्क्वायर हो गया ना, एक्स भी मीटर में वाई भी मीटर में, तो एक्स वाई मीटर स्क्वायर हो गया, और आपको दे रखा है कि बेस 70 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पर 70 रुपीज़ खर्चा हो रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पर 70 रुपीज़, तो एक्स वाई मीटर स्क्वायर पर 70 इंटू एक्स वाई, तो ये हो जाएगा रुपीज़ 70 XY। ठीक हो गया। अच्छा, और देखिए आप, अब आधार का तो मालूम हो गया, अब जो 4 वॉल्स हैं, 4 जो दीवारें हैं, उनका क्षेत्रफल कितना हुआ, टंकी की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, टंकी की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ दिस टैंक, किसी कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम कैसे देखते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इंटू हाइट, 4 एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम किससे देंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई, 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई से, 4 वॉल्स का एरिया इससे देते हैं। और ये मेरे पास कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 2 लेंथ है x प्लस विड्थ है y इंटू 2, ये हो जाएगा 4x प्लस वाई, एरिया निकल गया इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब टंकी की 4 दीवारों को बनाने पर खर्च, एक्सपेंडिचर इन कंस्ट्रक्टिंग 4 वॉल्स ऑफ दिस टैंक। ठीक है, टंकी के चारों दीवारों को बनाने पर खर्च, टंकी की चारों दीवारों को बनाने पर खर्च,
देखो क्या है और दीवारों पर 50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर का खर्चा है। 1 मीटर स्क्वायर पर 50 रुपीज़ लगेंगे। जब आप वॉल बनाएंगे, दीवार बनाएंगे, तो इतना मीटर स्क्वायर कितना खर्चा होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर पर 50 रुपीज़ है, तो इतना मीटर स्क्वायर पर 4 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 50, ये हो जाएगा 50 इंटू 4 हो गया 200 इंटू एक्स प्लस वाई, इतने रुपीज़ हो जाएंगे। जो 4 वॉल बनानी है उस पर इतना एक्सपेंडिचर होगा, इतना रुपये खर्च होंगे, और जो आधार बनाना है उस पर इतना रुपया खर्च होगा। अब मैं मान लेता हूँ कि टंकी को बनाने पर कुल खर्च, ठीक है, टंकी को बनाने पर कुल व्यय, टंकी को बनाने पर व्यय, एक्सपेंडिचर इन कंस्ट्रक्टिंग टैंक, एस इज इक्वल टू बेस पर जो खर्चा आएगा वो आ जाएगा 70xy प्लस जो 4 वॉल्स पे खर्चा आएगा वो ये हो जाएगा 200x प्लस वाई। हमने अभी निकाला था कि आधार पर, बेस पर जो खर्चा आएगा इतना आएगा, और वॉल्स पे ये आएगा, तो दोनों का प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। 70xy प्लस 200 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब देखो इसमें मैं कुछ चेंजेज और कर सकता हूँ। इसको लिख देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, या और आगे जाके इक्वेशन लिख देता हूँ। मेरे पास एक्स वाई इज इक्वल टू 4 आया था, यहाँ कहीं आया था ना, एक्स वाई इज इक्वल टू मेरे पास आया था 4। अब मैंने तो मिटा दिया, मुझे याद है, पर आप भी उसको देख लेंगे। एक्स वाई इज इक्वल टू 4 आया था, इक्वेशन आए थे ना, ठीक है ना। एक्स इंटू वाई इंटू 2 इज इक्वल टू 8 लिखा था मैंने, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 4 आया था। तो एक इक्वेशन आपकी ये होगी, इक्वेशन नंबर मैंने उसको 1 कहा था, ठीक है। अब मैं एक्स वाई इज इक्वल टू 8 की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, अंडरस्टैंड, एक्स वाई बराबर 8 यहाँ रख दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एस 70, एक्स वाई इक्वल टू 4 है, यहाँ पर रख दूंगा 4 प्लस 200 एक्स प्लस वाई, तो एस इज इक्वल टू 280 प्लस 200 एक्स प्लस वाई। इतना खर्च आएगा, इतना व्यय आएगा, इतना एक्सपेंडिचर आएगा, ठीक है। अब आगे देखो, देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो एस है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। जो ये एस है इसमें एक्स प्लस वाई है, 2 वेरिएबल हैं, तो मैं इसको एक वेरिएबल में चेंज करता हूँ। यहाँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू 4/x लिख दूंगा, ठीक है। वाई की वैल्यू 4/x, तो जहाँ पर वाई है वहाँ 4/x लिखता हूँ। तो एस इज इक्वल टू 280 प्लस 200 एक्स प्लस वाई की जगह लिख दिया 4/x, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू कितना हो गया, 280 प्लस 200, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4/x। अब इसको कह देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। हमें निकालना क्या है, निम्नतम व्यय, ठीक है। क्या निकालना है, निम्नतम व्यय, लीस्ट एक्सपेंसिव, निम्नतम व्यय कितना होगा। तो ये एस जो है, जो एक्सपेंडिचर है, इसको एस बोलो चाहे ई बोलो, जो इच्छा आपकी वो रखो। मैंने एक्सपेंडिचर को एस से दिखाया, ठीक है, जो खर्चा है उसको मैंने एस से दिखाया, आप ई से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये एस मिनिमम होना चाहिए। अब मैं मैक्सिमम मिनिमा के जो तरीका है उस पर जाता हूँ कि कैसे मिनिमम आएगा, इसका व्यय मिनिमम कैसे आएगा। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एस किसका फंक्शन है, एस किसका फंक्शन है, एक्स का है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एस बाई डी एक्स, ये तो कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, ट्वाइस
अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा, अंश का डिफरेंशिएशन। 4 का तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर आएगा 2x इंटू बेस, सॉरी ये डिनोमिनेटर हर, माइनस हर का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय हर का स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब चलो मैं यहाँ इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था आपको भी फिगर। अब आप देखो मेरे पास जो ds बाई डी एक्स हुआ, ds बाई डी एक्स कितना हुआ 200, सॉल्व कर लेता हूँ, 2x इंटू एक्स हो गया 2x स्क्वायर। अब इसको देखो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी कितना होगा डियर स्टूडेंट, डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू 200 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा अब देखो एस के न्यूनतम के लिए फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ एस, एस के मिनिमम वैल्यू के लिए फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ एस एक्सपेंडिचर मिनिमम हो तो उसमें क्या क्या तरीका है कि डिफरेंशिएशन को जीरो कर देते हैं। थोड़ा मेरा गला ख़राब है, चलिए आपको आवाज़ तो प्रॉपर मिल ही जाएगी। तो डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणा में 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, एक्स मतलब लंबाई, लंबाई थे ना एक्स, तो लंबाई माइनस नहीं होती, लंबाई तो पॉजिटिव ही होती है। इसका मतलब मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट कितना 2, एक्स मेरे पास 2 आ गया, एक्स इज इक्वल टू 2। मैंने आपसे कहा ना एक्स माइनस 2 नहीं होगा, क्यों, नेगेटिव है ना, नेगेटिव लेंथ जो है नेगेटिव नहीं होती। तो जब मैं x इज इक्वल टू 2 यहाँ रख दूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/2, तो y भी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो s मिनिमम होगा जब इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, ये तो आप जानते हैं। s न्यूनतम होगा कब, जब इसका डबल डिफरेंशिएशन, जब इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट पॉजिटिव। ठीक है, ये तो आप जानते हैं ना, ये तो आपको मालूम है, मैक्सिमम मिनिमा का चैप्टर आपने पढ़ा है। तो मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करता हूँ d2s बाई डी एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका डिफरेंशिएशन 200 कॉमन ले लेता हूँ, अंश का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का ये हो जाएगा 2x इंटू हर का एक्स स्क्वायर माइनस हर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू अंश का 2x डिवाइडेड बाई हर का स्क्वायर मतलब x का 4, ये हो गया डिफरेंशिएशन इसका 200 2x। ठीक है ना, ये तो मैंने बाहर ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो इसका तो 0 हो जाएगा, 2x इंटू डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस हर का एक्स स्क्वायर का 2x इंटू न्यूमरेटर। ठीक लिखा मैंने डियर स्टूडेंट, सही नहीं लिखा ना, फिर से देखो, इसका डिफरेंशिएशन 2x इंटू डिनोमिनेटर माइनस इसका डिफरेंशिएशन हर का 2x इंटू अंश आएगा डियर स्टूडेंट, अंश, अंश की वैल्यू आएगी यहाँ पर आएगा कितना 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये आप जानते हैं डिफरेंशिएशन के रूल, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू न्यूमरेटर,
ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x टू द पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितना होगा यहाँ पर कर लेता हूँ, ये इक्वेशन चाहिए मुझे लास्ट में, ये इसको यहाँ कर लेता हूँ। आप देखो मेरे पास कितना आया d2s ओवर dx स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 200, देखो 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x क्यूब, 2x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ में माइनस 2x क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस 8x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4, इससे कट गया। ठीक है, तो d2s ओवर dx स्क्वायर कितना होगा डियर स्टूडेंट, 200 इंटू 8x बाई एक्स टू द पावर 4, एक पावर कट गई, x क्यूब हो जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई कर लीजिए 1600 बाई एक्स क्यूब, d2s ओवर dx स्क्वायर ये आ गया। ठीक हो गया। अब मैं x की वैल्यू 2 रखूँगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, d2s बाई dx स्क्वायर, कब, जब x इक्वल टू 2 है, तो हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब कितना हो गया 8, तो हो गया 200 इज इक्वल टू 200, और 200 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये धनात्मक है। ये जो डबल डिफरेंशिएशन आया s का x के रिस्पेक्ट में, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव हो गया तो s क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ये तो पढ़ा ना आपने, ठीक है ना। डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, d2s ओवर dx स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव धनात्मक है। इसका मतलब व्यय निम्नतम होगा, व्यय क्या होगा, निम्नतम होगा। ये बात आपने पढ़ी है कि यदि डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता तब s क्या होता, मैक्सिमम होता, पर ये डबल डिफरेंशिएशन क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए s क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अब कितना मिनिमम एक्सपेंडिचर आएगा, ये है ना मेरे पास, तो s की वैल्यू कितनी आएगी उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। आप देखो s इज इक्वल टू 280 प्लस 200 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स, 280 प्लस 200 एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 बाई एक्स मतलब 2, तो एस इज इक्वल टू 280 प्लस 200 इंटू एस हो रहा है, ये 4 प्लस 4 8, 8 बाई 2 4, तो एस इज इक्वल टू 280 प्लस 800, इन दोनों को प्लस करूँगा तो हो जाएगा 1080। व्यय निम्नतम होगा, कितना व्यय होगा, इतना होगा, क्योंकि व्यय मैंने इससे निकाल रहा, व्यय मैंने ये निकाल रखा है, व्यय ये है, x बराबर 2 रख दिया, तो व्यय मतलब टंकी को बनाने में जो खर्चा आएगा डियर स्टूडेंट, वो मेरे पास निकल गया, कितना निकल गया, 1080 निकल गया। तो अब आप देखो टंकी के निर्माण में, मैं आंसर लिख लेता हूँ, टंकी के निर्माण में, टंकी के निर्माण में निम्नतम व्यय, निम्नतम व्यय इज इक्वल टू रुपीज 1080। ठीक है, लीस्ट एक्सपेंशन इन कंस्ट्रक्शन द टैंक इज रुपीज 1080। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट सॉल्व। आइए डियर स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 19, इसमें इंटरनल चॉइस है, अथवा
या तो वो करना था जो मैंने अभी सॉल्व किया टंकी वाला क्वेश्चन, या ये वाला होना है। सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत, ये शंकु है, इसके अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाला, बच्चों सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत, ये शंकु है, उसके अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन, उसके अंतर्गत एक बेलन है और उसका वक्र पृष्ठ क्या होना है, महत्तम होना है। ये भी मैक्सिमा मिनिमा का प्रश्न है। महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत एक बेलन है, तो अधिकतम वक्र पृष्ठ वाला बेलन जो होगा, हमको दिखाना है कि जो अधिकतम वक्र पृष्ठ वाला बेलन होगा उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होनी है। यह है क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया व्हिच कैन बी इंस्क्राइब इन ए गिवन कोन। गिवन कोन के अंतर्गत एक सिलेंडर है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा। ठीक है, ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा कब, जब यानी गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन विच कैन बी स्क्राइब्ड इन ए गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन। प्रूव दैट द रेडियस, मतलब इसके अंदर जो सिलेंडर है और उसका कर्व सरफेस एरिया यदि मैक्सिमम आ रहा है, वो तभी आएगा जब इसकी रेडियस इस कोन की रेडियस की आधी होगी। यह है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं अब कोन दिया हुआ है, कोन दिया हुआ है, कोन नहीं चेंज होना है, पर ये चेंज होगा अंदर। यदि मैं यहाँ सिलेंडर बनाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगा ये, और ऊपर से बनाऊंगा तो दूसरा आ जाएगा। मैनी सिलेंडर में भी फिट इनसाइड दिस, तो किसका कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा वो देखना है। ठीक है, तो माना शंकु, माना शंकु की आधार त्रिज्या, आधार त्रिज्या कोन की जो रेडियस है ओ ई, ये है ना कोन, तो उसकी रेडियस ओ सी इज इक्वल टू आर, तथा ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई ए ओ इज इक्वल टू एच है। ए ओ एच है, ओ सी मतलब शंकु की ऊंचाई ओ एच है, और ओ सी क्या है डियर स्टूडेंट, शंकु की त्रिज्या आर है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ एच है और ये अपने आप में आर है। ठीक हो गया। तथा बेलन की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सिलेंडर, बेलन की त्रिज्या ये है, बेलन ना ये, तो इसकी त्रिज्या है ओ ई बराबर एक्स। बेलन की त्रिज्या ओ ई, ये है बेलन की त्रिज्या। देखो ये बेलन है ना, तो इसकी रेडियस, बेलन ये जो सिलेंडर है अंदर उसकी रेडियस है ओ ई, उसको मैंने एक्स मान रखा है। ठीक है, तो आप देखते हैं दो ट्रायंगल लेता हूँ मैं, एक ये वाला ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है देखो, और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ये भी समकोण त्रिभुज है और ये भी समकोण त्रिभुज है, और ये दोनों समरूप है, सिमिलर है। क्यों है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, और ये वाला एंगल दोनों का है, कॉमन है, तो तीसरा भी अपने आप बराबर हो जाएगा, तो सिमिलर हो गए। मैं लिख लेता हूँ ट्रायंगल, क्या डियर स्टूडेंट,
AOC is similar to triangle QEC. Triangle AOC similar to triangle QEC. ये दोनों समरूप हैं, ठीक है, सिमिलर हैं। तो जब सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो मैं लिख दूंगा QE, क्या लिख दूंगा डियर स्टूडेंट, QE ये वाली साइड और इस वाले साइड का रेशियो AO इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। पहले मैं क्या कह रहा हूं, QE बाई AO, QE बाई AO। देखो इस वाले ट्राइंगल की ये साइड और इस वाले ट्राइंगल की ये साइड, QE बाई AO इज इक्वल टू EC, इस वाले ट्राइंगल की साइड EC डिवाइडेड बाई इस वाले ट्राइंगल की ये साइड OC, ठीक है। अब जो जो वैल्यू उसको देखते हैं, QE तो मैं निकाल लेता हूं, चलो, QE बाई AO ये हमने H माना हुआ है, H इज इक्वल टू EC। अब देखो आप यहां से यहां तक OC है हमारे पास R और OE है हमारे पास X, यहां से यहां तक R है और यहां से यहां तक X है, तो ये हो जाएगा R माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा, R माइनस एक्स। यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से X माना हुआ है, तो ये हो जाएगा R माइनस एक्स। EC हो जाएगा R माइनस एक्स डिवाइडेड बाई OC है R, ये हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया QE, ये H यहाँ गुणा में चला जाएगा, H बाई R माइनस एक्स। मतलब जो ये सिलेंडर है उसके हाइट में मेरे को आगे डियर स्टूडेंट, उसकी हाइट हो गई QE, हाइट आ गई H बाई R माइनस एक्स। ये वाली हाइट हो गई उसकी QE इज इक्वल टू H इंटू R माइनस एक्स ओवर R। ठीक हो गया। अब चलो, अब बाकी चीज़ें देखो, बाकी चीज़ें आप देखो। मुझे बेलन का वक्र पृष्ठ देखना है, ठीक है, महत्तम वक्र पृष्ठ बताना है ना, कर्व सरफेस एरिया। तो जो हमारे पास बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर, आर मतलब रेडियस, तो रेडियस उसके एक्स है, रेडियस एक्स मानी हुई है, 2 पाई एक्स इंटू एच, एच हो जाएगा QE, बेलन का यही तो है बेलन, ये बेलन है, इसके अंदर ये QE, ये हाइट हो जाएगा, और QE हमारे पास है H बाई R इंटू R माइनस एक्स। ये हो गया। अब एक कितना होगा, S इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो डियर स्टूडेंट, 2 पाई H बाई R, इस x को अंदर ले लूँगा तो RX माइनस एक्स स्क्वायर। अब H भी कांस्टेंट है क्योंकि दिया गया शंकु है, तो शंकु जब दे रखा है, शंकु के उसमें तो चेंज होना नहीं है, ठीक है। कोन के रेडियस और हाइट में तो चेंज होना नहीं, वो तो गिवन है। इसका मतलब H कांस्टेंट, R कांस्टेंट है, X में चेंज होगा। X क्या है, सॉरी डियर स्टूडेंट, किस में चेंज होगा, X में। इसके रेडियस आप बढ़ा देंगे तो हाइट घट जाएगी, आप रेडियस घटाएंगे तो हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ ds बाई dx।
तो 2πh/r, आर एक्स ये तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो r माइनस ये हो जाएगा 2x, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब ये जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिकतम, महत्तम वक्र पृष्ठ, ठीक है, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस, तो उसके लिए, ठीक है, वक्र पृष्ठ के अधिकतम के लिए ds/dx को 0 रखने पर, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है ना, तो ds/dx बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 2πh/r इंटू r माइनस 2x बराबर 0। तो ये वहाँ जाके तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r माइनस 2x इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ये प्लस 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू r, तो x इज इक्वल टू r/2। x की वैल्यू सिलेंडर के रेडियस r/2, मतलब सिलेंडर की रेडियस x है, वो आ गया r/2, मतलब r क्या है, जो कोण है, जो शंक है, उसकी रेडियस का हाफ हो गया। पर हमको क्या दिखाना है, ये s मैक्सिमम है, ये तो निकल गया x इज इक्वल टू r/2, पर हमको ये दिखाना है कि d2s/dx² मैक्सिमम होगा। तो चलिए वो मैं निकाल लेता हूँ, आप देखो, d2s/dx² क्या हो जाएगा, 2πh/r, r का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 2x का माइनस 2, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट माइनस 4πh/r, और जो कि क्या है, नेगेटिव। ठीक है। ये जो यहाँ इसके अंदर जो सिलेंडर है, जो बेलन है, उसका कर्व सरफेस एरिया s, उसका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, इसका मतलब s क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट s इज मैक्सिमम। ठीक है, s क्या हो गया, उच्चतम हो गया, s मैक्सिमम है, s इज मैक्सिमम, मतलब वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ अधिकतम है, बेलन का वक्र पृष्ठ अधिकतम है, तथा मेरे पास निकला था x इज इक्वल टू r/2। x मतलब बेलन की त्रिज्या, इसका मतलब बेलन की त्रिज्या शंकु के त्रिज्या की आधी है। बेलन की त्रिज्या शंकु के त्रिज्या की आधी है। द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ दिस कोन। हो गया प्रूफ, ये तो करना था प्रूफ कि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है, आधी होगी जब ये s क्या होगा, मैक्सिमम होगा, कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा सिलेंडर का। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन हमने किए। ठीक है, आपकी समझ में, और जब आप इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन आपकी समझ में भी आएंगे। आप थोड़ा गला खराब है तो आपको असुविधा हुई होगी मेरी बातों में, सुनने में, समझने में, तो सॉरी फॉर दैट।